दोस्तों यूपीएससी सीएससी 2025 के इंटरव्यूज अभी स्टार्ट होने ही हैं कि उसके पहले एक बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो चुका है। मुद्दा कुछ ऐसा था कि जिसमें पार्लियामेंट में सवाल पूछा गया डीएमके के एमपी जो कि तमिलनाडु से आते हैं उनके द्वारा कि क्या यूपीएससी इंटरव्यू पैनल जो होता है उसके द्वारा एससी एसटी ओबीसी या फिर कहें रिजर्व्ड कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स होते हैं उनके साथ में कोई बायसनेस बरतता है या फिर यूं कहे कि क्या कोई वहां पर जातिगत भेदभाव होता है या नहीं। क्योंकि एक ये डेटा उनके द्वारा सबमिट किया गया था कि जो फाइनल लिस्ट आती है उस लिस्ट को एक बार आप खंगाल करके देखें कि जो भी जनरल कैटेगरी के या अनरिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट्स होते हैं वो एक तरफ रखिए और जो रिजर्व्ड कैटेगरी के आते हैं उनको एक तरफ रखिए। तो वहां पर एक बायस का फील आता है। कैसे कि रिजर्व्ड कैटेगरी वाले के अगर मेंस में जो कि आंसर राइटिंग के बेसिस पर स्कोरिंग होती है मेंस में स्कोर ज्यादा है तो भी उनको इंटरव्यू में स्कोर कम दिया जा रहा है। ऑन द कॉन्ट्रेरी जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं उन लोगों के साथ में कुछ इस तरीके से होता है कि भाई वो मेंस में चाहे स्कोर थोड़ा कम कर दें लेकिन उनको इंटरव्यू के टाइम पे अच्छे मार्क्स दिए जाते हैं। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ा सवाल था। इस सवाल का जवाब देते हुए यूपीएससी की तरफ से आंसर आता है। ठीक है, उसमें ये कहा कि भाई यूपीएससी इंटरव्यूज में किसी भी तरीके की बायसनेस नहीं बरती जाती है। लेकिन अगेन वही बात कि जो जवाब दिया गया ना यूपीएससी की तरफ से उसको लेकर के कुछ कैंडिडेट्स बिल्कुल भी खुश नहीं है, सेटिस्फाई नहीं है। तो यूपीएससी की तरफ से जो जवाब आया वो देखें तो ये था कि द इंटरव्यू और पर्सनालिटी टेस्ट सिस्टम फॉलोड बाय यूपीएससी इज फ्री फ्रॉम एनी डिस्क्रिमिनेशन और बायस। ये बात एक पहली कही गई। फिर उसके बाद में कहा गया कि जो भी पैनल बैठता है, इंटरव्यू पैनल बैठता है, वो पहले से डिसाइडेड नहीं होता है। उसमें हम बोला कंप्यूटराइज सिस्टम के बेसिस पर रैंडम मैकेनिज्म के ऊपर चलते हैं और किस कैंडिडेट का इंटरव्यू कौन सा पैनल लेगा, मतलब उस पर्टिकुलर इंटरव्यू बोर्ड का चेयरपर्सन कौन होगा उसके नाम से उस बोर्ड का नाम हो जाता है। तो बोले कौन किसका इंटरव्यू लेगा ये पहले से डिसाइडेड नहीं होता है। तो ऐसे में हम ये नहीं कह सकते कि भाई वहां पर कैटेगरी को लेकर के, कास्ट को लेकर के किसी तरीके का प्रेजुडाइज एक्सपीरियंस किया जाता है। साथ ही साथ ये भी बोला है यूपीएससी ने कि भाई इंटरव्यू बोर्ड के पास में जो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म जाता है तो उसमें उस इंडिविजुअल के एग्जाम के परफॉर्मेंस उससे रिलेटेड अगर देखें तो ना तो मार्क्स से रिलेटेड डिटेल्स उसके सामने जाती है, मतलब जो बोर्ड है उसके सामने, है ना, और ना ही कोई कैटेगरी से संबंधित डिटेल जाती है। लेकिन अब यहीं पर फिर बैकलैशेस आने लग गए। क्या बैकलैशेस हैं वो हम डिटेल में समझेंगे कि यूपीएससी की तरफ से 2 पॉइंट्स बोले गए। एक तो हम रैंडमाइज्ड मैनर में पैनल अलोकेट करते हैं कि किस कैंडिडेट का कौन इंटरव्यू लेगा, राइट। तो उसमें बोला कोई पहले से डिसाइडेड नहीं होता, तो यहां पर तो कोई स्कोप ही नहीं बनता कि कोई किसी के साथ में भेदभाव वाला बिहेवियर शो करे। और दूसरा क्या बोला यूपीएससी ने कि मार्क्स हो या फिर कैंडिडेट की कैटेगरी हो, इससे रिलेटेड डिटेल्स जो इंटरव्यू पैनल बोर्ड जो होता है, इंटरव्यू बोर्ड जो होता है, उनको पता भी नहीं होता। बट इन्हीं दोनों पॉइंट को लेकर के एक गजब का बैकलैश अभी यूपीएससी को देखने को मिल रहा है। जानेंगे डिटेल में क्योंकि मामला यूपीएससी से रिलेटेड है और एक ऐसी संस्था जो कि अपने एग्जाम कंडक्ट कराने के जो पैटर्न है, सिस्टम है, उसको लेकर के मानी जाती है। लेकिन सवाल अब लगातार उठते चले जा रहे हैं। देखो आगे बढ़े उससे पहले आप मुझे फॉलो कर लीजिए इस क्यूआर कोड को स्कैन करके टेलीग्राम पर। और दूसरा, जो भी 2026 प्रीलिम्स के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो वो इंग्लिश के लिए सृजन प्रीलिम्स और सृजन प्रीलिम्स ही हिंदी में, ये कोर्सेज आपके 8 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो आप इन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। बाकी डिटेल्स हैं वो आपको पिंड कमेंट में मिल जाएगी और वहीं पर आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है, वहां पर कॉल करके अपनी क्वेरी को आप एड्रेस करवा सकते हैं। तो मामला कुछ ऐसा है कि पार्लियामेंट में सवाल आया कि इंटरव्यू बोर्ड के द्वारा कुछ सेलेक्टेड कैटेगरी के कैंडिडेट्स के साथ में स्ट्रिक्ट और बायस बिहेवियर शो किया जाता है। तो इस बात को लेकर के यूपीएससी की तरफ से जवाब आया कि भाई पर्सनालिटी टेस्ट जो होता है उसमें इस तरीके के डिस्क्रिमिनेशन जो कि बोला गया है वैसा स्कोप दिखाई नहीं पड़ता है, क्योंकि वहां पर जो एक कैंडिडेट की सोशल कैटेगरी होती है उसके बारे में इंटरव्यू पैनल बोर्ड को पता तक भी नहीं होता। इवन रिटन एग्जाम में क्या स्कोर आया उसका भी पैनल को नहीं पता होता। तो ऐसे में बायसनेस का कोई स्कोप नहीं बनता है। और ये बात डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग की तरफ से अपने स्टेटमेंट में यूपीएससी की तरफ से कही गई। लेकिन अगर देखा जाए तो अगर हम डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म को ध्यान से देखें तब हमें समझ में आएगा कि वहां पर एक इंडिविजुअल का रिलीजन और वहां उस कैंडिडेट की कैटेगरी ये भी मेंशन होती है। और वो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म जो होता है वो जो इंटरव्यू पैनल होता है उसके हाथ में, उनके हाथ में होता है वो फॉर्म। तो ऐसे में बोले जानने का पूरा तरीका यहां पर क्लियर है। तो यूपीएससी के द्वारा जो बात बोली गई है वो इस फैक्ट के आधार पर बिल्कुल एक झूठ साबित की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम ध्यान दें तो इंटरव्यू पैनल जो है कि कौन किसका इंटरव्यू लेने वाला है, इससे संबंधित यूपीएससी ने क्या क्लैरिफिकेशन दिया कि हम कंप्यूटर बेस्ड रैंडमाइजेशन पे डिपेंड करते हैं कि हां कैंडिडेट जब धौलपुर हाउस
जिसका मतलब हो गया यूपीएससी भवन में जब पहुंचता है तो उसके बाद में पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फिर उसके बाद में कैंडिडेट्स को पता लगता है कि कौन इंटरव्यू लेने वाला है या किस बोर्ड के सामने वो इंटरव्यू के लिए जाने वाले हैं। तो बोलो वो तो इंटरव्यू से कुछ समय पहले ही पता पड़ता है, इसका कोई पहले से प्री प्लानिंग नहीं होती, क्योंकि अगर पहले से प्लानिंग हो तो पता पड़े कि जो इंटरव्यू के पैनल के जो मेंबर हैं, ठीक है, इंटरव्यू पैनल के जो मेंबर्स हैं उनको कोई इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करे, तो ऐसे में हम एक आइसोलेशन मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। अब देखो मामला यहां पर क्या आता है कि जो रैंडमाइजेशन वाला पॉइंट है कि हाँ भाई रैंडमली एलोकेट किए जाते हैं, तो वहां पर कोई पैनल किसी के साथ में एक तरीके से डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर करे, ये लगता नहीं है, यूपीएससी का ये स्टेटमेंट है। लेकिन यहां पर जो एक तरीके से डेटा और आंकड़े हैं जो कि डिफरेंट एक्सपर्ट और डिफरेंट इंडिविजुअल्स के द्वारा रेज किए जा रहे हैं, उनका यह कहना है कि एक दिन में अगर कहीं इंटरव्यूज हो रहे हैं तो पता पड़ता है कि एक बोर्ड के सामने एससी के कैंडिडेट्स ही जा रहे हैं, कभी एक दिन इंटरव्यूज हो रहे हैं किसी एक सेशन में तो केवल एसटी वाले जा रहे हैं, कहीं ओबीसी के, कहीं जनरल वाले। तो बोले जब पूरा का पूरा जत्था या पूरा का पूरा बंच ऑफ कैंडिडेट्स एक ही कैटेगरी से आ रहा है तो उनको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि एक बड़ा फैक्टर क्या आ रहा है कि जब डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया जाता है तो उसमें आपको ध्यान है कैंडिडेट का नेम भी होता है, और हमारे देश में नाम को देख करके एक इंडिविजुअल की कैटेगरी को आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल कम होता है। तो इस तरीके से ये एक तरीके से मानो कि एक ही लकड़ी से सबको आंका जाए वो बिहेवियर आ जाता है, ठीक है। वैसे देखा जाए तो एक्चुअली बोर्ड एलोकेशन होता कैसे है, जैसे ही कैंडिडेट, अब जैसे जिनका भी मेंस क्लियर हो गया वो इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो उनको जाना है धौलपुर हाउस, जिसको यूपीएससी भवन के नाम से भी जानता है, वहां पहुंचना है। फिर वहां जाते ही इंटरव्यू वाले दिन उनके सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट्स हैं वो वेरीफाई होंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में उनको एक स्टाफ मेंबर एलोकेट कर दिया जाएगा जो कि बताएंगे कि भाई आपका XYZ नेम के कैंडिडेट्स इनका इंटरव्यू ये बोर्ड लेगा, XYZ ABC नेम के कैंडिडेट्स इनका ये बोर्ड अपना इंटरव्यू लेने वाला है। और इंटरव्यू बोर्ड का नाम किस बेसिस पे होता है, उस इंटरव्यू बोर्ड जो है इंटरव्यू पैनल उसके जो चेयरपर्सन होते हैं उसी के नाम पर उसका नाम पड़ जाता है कि हाँ भाई अगर फॉर एग्जांपल मनोज सोनी जी चेयरपर्सन, मतलब मानो कि चेयरपर्सन है किसी एक पैनल ए के, तो ऐसे में मनोज सोनी पैनल लेंगे, मनोज सोनी पैनल इस कैंडिडेट का इंटरव्यू लेंगे मनोज सोनी पैनल वाले, ठीक है, जो मेंबर्स हैं वो। तो इस तरीके से ये प्रोसेस आगे होता है। फिर इसके बाद में ये बताया गया यूपीएससी के द्वारा कि देखो 25 से 30 मिनट का इंटरेक्शन होता है, ये जो इंटरव्यू वाला प्रोसेस होता है, बोला सब कुछ जो स्कोर होता है इंटरव्यू का वो मोर और लेस इस 25 से 30 मिनट के इंटरेक्शन के बेसिस पर ही होता है, क्योंकि डेफ में ये इंफॉर्मेशन नहीं होती है जिसके चलते एक इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई किया जा सके किस कैटेगरी से आए, क्योंकि डेफ में आपको वर्क एक्सपीरियंस, एकेडमिक डिटेल्स, ऑप्शनल सब्जेक्ट, इंफॉर्मेशन रिलेवेंट टू पर्सनालिटी असेसमेंट एटसेट्रा ये मिलती है। तो बोले यहां से किसी भी तरीके से कैंडिडेट की कैटेगरी का आइडिया नहीं लगता। लेकिन उसके बाद में जब बैकलैशेस आए तो केतन जो कि ऑलरेडी एक सिलेक्टेड इंडिविजुअल है उनके द्वारा ये कहा गया कि देखो ये बिल्कुल गलत बात कही है यूपीएससी की तरफ से जो स्टेटमेंट आए हैं कि एक इंडिविजुअल की कास्ट का डेफ के बेसिस पे पता पड़ता है। आप यहां पर देख लो कि कैंडिडेट का आप देख सकते हो किस स्टेट से आता है और क्या कास्ट है। अब एक इंडिविजुअल अगर हरियाणा से आ रहा है, अहिर कैटेगरी में आ रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि वो किस कैटेगरी में जाएगा। इसी तरीके से एक इंडिविजुअल का यहां पर रिलीजन भी है वो डेफ में साफ साफ दिखाई पड़ता है। अच्छा चलो ठीक है, इन कॉलम्स को अगर हटा भी दिया जाए तो कैंडिडेट का जो नाम है वो ही काफी है कि कैंडिडेट किस कैटेगरी से आता है। तो ऐसे में यहां पर एक एनोनिमिटी मेंटेन करने की जरूरत है। कोशिश ये की जाए यूपीएससी की तरफ से कि जो नाम है वो भी छुपा लिया जाए। बताया जाता है कि कुछ स्टेट पीसीएस जो है वहां पर इंटरव्यू के टाइम पर एक कैंडिडेट से उसका नाम तक भी नहीं पूछा जाता, केवल 1-to-1 डायरेक्ट इंटरेक्शंस होते हैं, इंटरव्यू होता है तब। तो ऐसे में एक प्रिजुडाइज्ड का जो सेगमेंट है वो अवॉइड होने का स्कोप यहां पर हम क्रिएट कर सकते हैं। तो ये जो पॉइंट है ना, ये कि भाई आप कैंडिडेट की कैटेगरी के बारे में पैनल को नहीं बताते हो, तो ये बात यहां पर यूपीएससी के लिए एक खतरनाक साबित होती हुई दिखाई पड़ गई कि भाई आप डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म उठा करके देखो, फिर बताओ कि वहां पर एक कैंडिडेट की कैटेगरी मेंशन है कि नहीं। और यही बात फिर बाद में रैंडमाइजेशन को लेकर के भी उठाई गई कि आपने बोल तो दिया कि पैनल रैंडमली एलोकेट किए जाते हैं, बट पॉइंट इज कि जिस दिन सारे कैंडिडेट्स एससी कम्युनिटी से हैं, एसटी से हैं या ओबीसी से हैं, तो उस टाइम पर आप ये बताइए कि ये एलोकेशन किस बेसिस पर आप कर रहे हो। फिर तो आपका आइडिया, मतलब पैनल के मेंबर्स हैं उनको आइडिया रहता है कि भाई किस कैटेगरी से कौन बिलोंग करता है, तो अकॉर्डिंगली वो ट्रीट कर सकते हैं। वैसे तो यूपीएससी ने अपनी क्लैरिफिकेशन दी है, लेकिन ये एक बात जो फैक्चुअली इनकरेक्ट निकली कि भाई कैटेगरी का आइडिया नहीं लगता, रिलीजन का आइडिया नहीं लगता, बोले ये आराम से डेफ को डिटेल में देखने में पता पड़ता है। तो यहां पर ये एक बवाल का बहुत बड़ा कारण बन गया। बाकी मैंने आपको बताया कि देखो जब भी कोई इंडिविजुअल यूपीएससी हाउस पहुंचता है, ठीक है, अपने इंटरव्यू के लिए,
तो वहां पर 2 सेशंस होते हैं, एक तो मॉर्निंग और एक आफ्टरनून, और वहां पर फिर बोर्ड जो है मेंबर्स एक साथ बैठे रहते हैं। ठीक है, लगभग 8 बोर्ड्स एक साथ बैठे रहते हैं, तो उनमें किसका किसके साथ में नंबर आएगा वो रैंडमली डिसाइड होता है। पर रैंडमाइजेशन पर भी सवाल यहां पर उठा दिया गया है। तो द पॉइंट इज कि ये पॉइंट जो था ये यूपीएससी इंटरव्यू से जस्ट पहले हाईलाइट होना ये अपने आप में बड़ी कंसर्निंग बात है, राइट। अब देखने वाली चीज ये है कि यूपीएससी क्या इस पे कोई एक्शन लेगी या नहीं। बाकी कमेंट्स बड़े एक्सट्रीम आ रहे हैं। एक तरफ कमेंट्स इस तरीके से आ रहे हैं कि यूपीएससी में अभी भी कुछ मनुवादी बैठे हैं, इस तरीके के कमेंट्स मैंने देखे। ठीक है, तो ये एक पॉइंट है। और कुछ लोग यूं बोल रहे हैं कि भाई अगर रिजर्वेशन ही ले लिया तो फिर कैटेगरी को शो करने में फिर आपको क्या प्रॉब्लम है। तो इस तरीके से एक अलग ही लेवल का डिबेट चल पड़ा है। बट द पॉइंट इज कि ये जो पॉइंटर्स हैं जिनको हमने डिस्कस किया, 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उन पर आपका क्या सोचना है कमेंट करके जरूर बताना है। ठीक है, बाकी इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।